अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। हम अपना जो कोर्स स्टडी कर रहे हैं वो है बेसिकली हमारा थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसका एक लेक्चर 1 हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जो बेसिक इंट्रोडक्शन का हम लोगों ने स्टडी किया है। उसमें यही इंट्रोडक्शन है और बेसिक कॉन्सेप्ट को ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिव्यू किया है। अब जो दूसरा टॉपिक है ना, जो लेक्चर नंबर 2 है, वो भी हम फेस स्पेस और बेसिक पोस्टुलेट्स, इसके अलावा उसके अंदर हम लोगों ने फंडामेंटल इक्वेशंस एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट को भी डिस्क्राइब किया। वो जो हमारी रिकमेंडेड बुक है, ये बेसिकली एक बुक है ना, उसके अंदर से मैंने स्टडी किया है। ठीक है। अब जो है ये जो दो टॉपिक थे ना हमारे फेस स्पेस एंड बेसिक पोस्टुलेट्स के, ये वहां पे ना कुछ ज्यादा अच्छे अंदाज में नहीं थे, तो इसलिए आपको एक नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक अच्छे पेपर पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक ये जो लेक्चर है मैं बना के दे रही हूँ। इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, और ये जो है आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है, आपने कुछ इस अंदाज में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले फेस स्पेस आपके पास शॉर्ट में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, लॉन्ग में आने का चांस हो तो आपने ये सारा लिखना है, शॉर्ट में आना हो आएगा तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या लिखना है। ठीक है। फेस स्पेस को डिस्क्राइब करने से पहले सबसे पहले हम क्या कर डिस्क्राइब करेंगे कि हम क्या डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास दो टाइप की स्पेसेस होती हैं। एक होती है पोजीशन स्पेस और दूसरी होती है मोमेंटम स्पेस। पोजीशन स्पेस कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास कोई वॉल्यूम है, कोई स्टैटिक सिस्टम है जिसका जो यहाँ पे उसका वॉल्यूम कितना है, वी है। उसके अंदर हमारे पास कोई बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। किसी एक खास पार्टिकल की हम कोई ओरिजिन, इस पॉइंट को भी मान सकते हैं, इस पॉइंट को भी मान सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर कोई ओरिजिन को कंसीडर करते हुए हम इसकी स्पेस को, इसकी पॉइंट को जो हमारे पास पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करेंगे। ये वो पार्टिकल आ गया। इसकी एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से और जी के लिहाज से कुछ 3 कोऑर्डिनेट्स इसके पास हैं। ठीक है। हम कहते हैं ये थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसमें क्या हो, पोजीशन पार्टिकल्स की स्पेसिफाई किससे की जाए, थ्री कोऑर्डिनेट से की जाए, वो क्या कहलाती है, पोजीशन स्पेस। अब इस स्पेस में हम अगर वॉल्यूम को, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट फाइंड करना चाहें पोजीशन स्पेस का, या बेसिकली जितना वॉल्यूम इसने कवर अप किया हुआ है हमारे किसी भी पार्टिकल ने, तो वो डीवी किसके इक्वल आएगा, डी एक्स डी वाई और डी सी। इसमें स्टार्ट में यही बताया हुआ है कि कॉन्सिडर करना है एक स्टैटिक सिस्टम जिसमें पार्टिकल्स क्या है, सारे रुके हुए हैं एक एक जगह पर, उनकी एक फिक्स पोजीशन है जिसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, किसी भी वॉल्यूम वी में वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। हमें पार्टिकल की अगर पोजीशन पता हो, जब पता करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या पता होना चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, एक्स वाई और जी। अब हमें इसका मतलब है कि अगर हमें एन पार्टिकल्स के लिए कितने चाहिए होंगे, 3n कोऑर्डिनेट्स किसी 3D सिस्टम में चाहिए होंगे इस सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। ठीक है। असल डिफाइन यहाँ से इसकी स्टार्ट है, यहाँ तक आप लोगों ने ना ये डिफाइन आपने लाजमी यहाँ से लेकर यहाँ तक याद रखनी है। साथ में इसकी ये दोनों डायग्राम्स आपने लाजमी बनानी है जब आपने फेस स्पेस को चाहे शॉर्ट में भी लिखना है, लॉन्ग में आ जाए तो आपने ये ऊपर वाला भी सारा लिखना है। ठीक है। अदरवाइज आपने ये डिफाइन लिखनी है यहाँ इक्वेशन नंबर 1 तक। उसके बाद आपने क्या करना है, ये ये वॉल्यूम वी के लिहाज से बनाना है, और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है पोजीशन स्पेस जिसे हम कहेंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरी स्पेस कौन सी होगी, हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास कोई डायनामिक सिस्टम है, उसमें भी वही एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और तमाम जो वॉल्यूम वी में मौजूद है। इस केस में हमारे जो पार्टिकल्स, क्योंकि डायनामिक का मतलब होता है मोशन, तो इसका मतलब है हमारे तमाम पार्टिकल्स क्या है, रैंडम मोशन में है, और उनकी अलग अलग वेलोसिटीज हैं, और उन वेलोसिटीज के साथ एसोसिएटेड क्या है, उनका मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम पी इज इक्वल टू किसके होता है, एम वी के इक्वल होता है। ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो किसी भी एक खास हम बॉडी लें या कोई खास एक पार्टिकल लें, तो उस पार्टिकल को क्यू अगर हमने नाम दिया है, तो उसकी हमारे पोजीशन मोमेंटम स्पेस के लिहाज से मोमेंटम स्पेस एक्स, मोमेंटम स्पेस वाई, मोमेंटम स्पेस जी। एक्स के लिहाज से क्या है, एम वी एक्स, वाई के लिहाज से एम वी वाई, और जी के लिहाज से एम वी जी। यानी मैस इंटू वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो उस डायरेक्शन में। तो इसकी जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो पी एक्स, पी वाई और पी जी के लिहाज से, मोमेंटम के 3 कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें यही वाली बातें सारी लिखी हुई हैं, यहाँ से डिफाइन है बेसिकली। जो शॉर्ट के लिए आपने यहाँ से यहाँ तक, और ये डायनेमिक सिस्टम की 2 फॉर्मूला, ये जो आपने डायग्राम याद करनी है। कहते हैं एक 3D स्पेस में, जो कि डायनामिक स्टेट स्पेस में, डायनामिक स्टेट में पार्टिकल्स की जो किसी भी सिस्टम में पार्टिकल्स होते हैं, उनके 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट से उनको डिस्क्राइब किया जा सकता है, पी एक्स, पी वाई, पी जी के। तो ऐसी स्पेस क्या कहलाती है, मोमेंटम स्पेस कहलाती है। अब ऐसे मोमेंटम स्पेस में कोई स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लेना चाहे, तो वो डी टी इज इक्वल टू डी पी एक्स, डी पी वाई और डी पी जी लिखा जाएगा। वहां पे हमने डी वी लिखा है,
उससे सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे डी टी लिख दी है, ठीक है। अब हम फेस स्पेस की बात करते हैं। हम कहते हैं बेसिकली फेस स्पेस क्या होती है, कम्बिनेशन होती है दोनों की, पोजीशन स्पेस की और मोमेंटम स्पेस की, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फेस स्पेस कहते हैं। आपको पास शॉर्ट क्वेश्चन में फेस स्पेस आता है तो आपने पहले पोजीशन स्पेस की डिफाइन वगैरह लिखनी है, फिर मोमेंटम स्पेस की डिफाइन वगैरह लिखनी है, बाद में आपने फेस स्पेस को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है। अच्छा, फेस स्पेस देखिए, कहते हैं फेस स्पेस इज इक्वल टू इक्वेशन के फॉर्म पे लिखा हुआ है कि पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस, दोनों स्पेसेस को अगर मिला लिया जाए, हम ऐसी 6 डायमेंशन स्पेस यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते अपने पेज पे, तो इसलिए हमने क्या किया, अलहदा से थ्री डायमेंशनल को स्टडी करके बता दिया कि इन दोनों का कम्बिनेशन 6 डायमेंशनल स्पेस जो बनेगी, जिसको हम लोग एक्सपीरियंस ओवरऑल नहीं कर सकते एज इन द फॉर्म ऑफ पेपर या इन द फॉर्म ऑफ ये इस डायग्राम के, तो उसे उस पे 6 डायमेंशनल स्पेस को, जिसमें पार्टिकल की स्पेसिफाइड होते हैं 6 कोऑर्डिनेट्स है, वो कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जी, पी एक्स पी वाई पी जी, तो ऐसी स्पेस क्या कहलाती है, फेस स्पेस। अब अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो 6n कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे डिस्क्राइब करने के लिए फेस स्पेस को, किसी भी पार्टिकल की फेस स्पेस को डिस्क्राइब करने के लिए। अब स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इसमें देखा जाए तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा वॉल्यूम एलिमेंट कौन से, पोजीशन और मोमेंटम का, यानी डी टाउ इज इक्वल टू डी वी प्लस डी टी होगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको फेस स्पेस ऑलरेडी थोड़ा सा वो जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बुक से समझा हुआ था आपको समझ आया हुआ था, तो बाकी का आपको क्या समझ आ गया कि इसमें डेरिवेशन या आपने शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिखना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर में। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक पोस्टुलेट। ये जो बेसिक पोस्टुलेट है वहां पे ना कुछ अच्छे अंदाज में बयान नहीं किए गए थे, कुछ ट्रिकी अंदाज में कोई 4 ही बयान किए गए थे, जिनकी कह सकते हैं हम डिटेल हमें जो इतनी ज्यादा वाजे नहीं हो रही थी। बेसिक जो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से है ना, हमारे बेसिक 7 पोस्टुलेट्स हैं टोटल, वो हम लोग इस तरह स्टडी करने लगे हैं। कहते हैं कि किसी भी सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने के लिए जो कि इक्विलिब्रियम में है, हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, और उसके लिए जो पोस्टुलेट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इनको कहा जाता है। इसमें पहला पोस्टुलेट क्या है कि जैसे काइनेटिक थ्योरी में ऑफ मॉलिक्यूल में था कि किसी भी सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी सिस्टम लिया है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, तो वो एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे हमारे सिस्टम में। नंबर टू क्या बता रहा है कि हर पार्टिकल जो सिस्टम में मौजूद होगा वो एक पॉइंट मैस के तौर पर कंसिडर किया जाएगा, और वो हमेशा किस में होगा, रैंडम मोशन में होगा, ठीक है। सेकंड चीज क्या है कि वही जो गैस की एग्जांपल ले लें, उसमें हर जो पॉइंट होगा, हर जो मॉलिक्यूल है वो पार्टिकल का या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या कंसिडर किया जाएगा, एक पॉइंट मैस के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। यानी ऐसा पॉइंट मैस जो कि, पॉइंट मैस का मतलब है जिसका मैस तो ओवरऑल जितना पार्टिकल का है, लेकिन एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हो, यानी हम उसे एक पॉइंट के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकें, तो पॉइंट लाइक पार्टिकल के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट जितना ही हो, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, हम उसे कंसीडर क्या कहेंगे, एक पॉइंट यानी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी के तौर पे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और वो हमेशा क्या होगा, रैंडम मोशन में होते हैं। नंबर 3 हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली नंबर 3 क्या है कि किसी भी सिस्टम में एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स जो होंगी, किसी भी मैक्रो स्टेट की, उनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, और इस पोस्टुलेट का एक स्पेशल नेम है जिसे कहा जाता है इक्वल आ प्रियोरी प्रोबेबिलिटीज, यानी तमाम जो हमारे पास स्टेट्स हैं उनके अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। इसको एग्जाम्पल, ये जो 3 और 4 है ना, इसका जो ये टेबल है, टेबल नंबर 1, ये बेसिकली पोस्टुलेट नंबर 3 और 4 के लिए। 4 को पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं तो मैं आपको टेबल समझाती हूँ। दूसरा क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट किसी भी सिस्टम की रिप्रेजेंट करेगी कौन सी स्टेट, जिसके अक्कर होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो, उस मैक्रो स्टेट की जिसकी अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। फॉर एग्जाम्पल अब कॉन्सिडर करने लगे हैं यही टेबल को हम लोग, ठीक है। इसमें कंसिडर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास के 3 बॉल्स हैं, और तीनों बॉल को हमने लेबल किया हुआ है, ए बी सी के नाम से लेबल किया हुआ है, और उन्हें 2 बॉक्सेस के अंदर हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल आपके सामने है 2 डब्बे पड़े हुए हैं, आपके हाथ में 3 बॉल्स हैं। अब आप उनको किस वे से कर सकते हैं, आपके पास मैक्रो स्टेट्स क्या हो सकती हैं कि आप तीनों को एक ही में डाल दें, दूसरे बॉल को खाली रहने दें। दूसरा क्या होता है, एक डब्बे में आप 2 डालें, दूसरे में 1 डालें। इसका दूसरा तीसरा तरीका क्या हो सकता है, पहले
पहले में एक डालें और दूसरे में 2 बॉल्स डाल दें। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि पहले को खाली छोड़ दें और सारी की सारी बॉल दूसरे वाले डब्बे में डाल दें। तो यानी ये मैक्रो स्टेट्स 4 तरह की बन सकती हैं बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2 के लिहाज से, ठीक है? अच्छा, अब अगर हम माइक्रो स्टेट्स की बात करें, तो ये जो 3 हमारे पास बॉल्स हैं, इनके तो स्पेसिफिक नेम है। वो क्या नेम्स हैं? ए, बी और सी। अगर हम देखें कि तीनों बॉक्स 1 में है, तो यानी ए भी बॉक्स 1 में है, बी भी बॉक्स 1 में है और सी भी बॉक्स 1 में है। बॉक्स 2 में क्या है? 0, यानी कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन जब एक बॉक्स में 2 और दूसरे बॉक्स में 1 है, तो रैंडम प्रोबेबिलिटी हो सकती है, माइक्रो स्टेट्स 3 हो सकती हैं। यानी पहले में ए भी हो सकती है, दूसरे में सी वाली हो सकती है, या फिर पहले में ए सी वाली ए और सी हो सकती है, दूसरे वाले में बी हो सकती है, या फिर पहले वाले में बी और सी हो सकती है, तीसरे वाले में कौन सी हो सकती है? ए। यानी 2 और 1 वाली जो हमारे पास मैक्रो स्टेट है, जो हमें ऊपर से तो ये दिख रही है, एक में 2 है, दूसरे में 1 है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन जब हमने स्पेसिफाई कर दिया अंदर नेम्स के लिहाज से, तो हम देख रहे हैं हमारे पास इस वाली मैक्रो स्टेट के लिए माइक्रो स्टेट्स जो है वो तक 3 मजीद बन रही हैं। माइक्रो स्टेट ऐसी स्टेट जो कि डीपर प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करेंगी, पार्टिकल की नेचर को या पार्टिकल की एक दूसरे से डिफरेंस को डिस्क्राइब करेंगी। अब देखो उसके लिहाज से हमारे पास, अब अगर 1 और 2 की बात करें, उसी तरह पहली में 1 होगी, ए बी सी में से कोई एक हो सकती है, उसके अलावा दो दो दूसरी में हो सकती है। इसी तरह 0 और 3 के लिहाज से पहला खाली और तीनों की तीनों क्या हो गई? दूसरे के अंदर हो गई। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखें, हम कहते हैं मैक्रो स्टेट जो 1 है ना, पहली जो मैक्रो स्टेट है 30, उसकी माइक्रो स्टेट सिर्फ एक है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 1। जबकि माइक्रो स्टेट नंबर जो 2 है, 2 और 1, इसके अंदर माइक्रो स्टेट कितनी है? 3 माइक्रो स्टेट है, इसके लिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 3। इसी तरह थर्ड वाले की भी 3 और फोर्थ वाले की 1। ये फ्रीक्वेंसी आ गई है। और टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितनी है, या टोटल पॉसिबिलिटी की है? फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ चांसेस हैं। इसके अक्कर होने का सिर्फ एक चांस है, इसके अक्कर होने के 3 चांसेस हैं, इस तरह का अक्कर होने के 3 चांसेस हैं। यानी ये वाली मैक्रो स्टेट बनने की, मैक्रो स्टेट की बात कर रही हूँ, ये वाली मैक्रो स्टेट बनने की, इसकी बनने की चांस सिर्फ एक है। तो टोटल हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? इसको टोटल प्लस करेंगे तो टोटल 8 फ्रीक्वेंसी आ गई। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है कि जो हमारे पास है नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। इस वाली पहली की प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट क्या है? 1 डिवाइडेड बाय टोटल 8 आ गई, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। इसी तरह इस वाले की 1/8, इस वाले की 1/8 और इस वाले की 1/8, टोटल हमारे पास क्या बन गई? 3/8 प्रोबेबिलिटी बन गई इस वाली मैक्रो स्टेट के लिए, ठीक है? इसी तरह इसके लिए 1/8, इसके लिए 1/8, इसके लिए 1/8, टोटल 3/8 हो गई। इसी तरह इसके लिए 1/8 आ गई। अच्छा, अब देखें इसमें एक और चीज बयान कर रहे थे, जो हम कहते हैं हमारी जो माइक्रो स्टेट्स है ना, उनके अक्कर होने का चांस, सबके पास फ्रीक्वेंसी क्या थी? 1। इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी 1 है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी 1। यही कह रहे हैं कि तमाम जो माइक्रो स्टेट्स होंगी किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर, उनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। यानी सबकी क्या है? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 है, ठीक है? लेकिन जो मैक्रो स्टेट के अकॉर्डिंग, ये जो बड़ी मैक्रो स्टेट के अकॉर्डिंग जिसकी इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ये यानी जैसे 3/8, 3/8 वाली, इनके अक्कर होने के चांसेस ज्यादा हैं बनिस्बत इसके। यानी फॉर एग्जांपल अब आपने रैंडम किया है, आपने ऊपर से तीनों बॉल्स को छोड़ा है, नीचे 2 बॉक्सेस में जाने के वो चांसेस हैं, तो ज्यादातर चांसेस किससे होंगे कि इन दोनों के चांसेस क्या होंगे? बराबर होंगे। बॉक्स नंबर 1 में 2 जा सकती हैं और तीसरे वो 2 में 1, या फिर बॉक्स नंबर 1 में 1 जा सकती है और दूसरी में 2 जा सकती है। इस वाली मैक्रो स्टेट के इन दोनों मैक्रो स्टेट होने के क्या है? चांसेस ज्यादा है। इसके और इसके होने के चांसेस क्या है? कम है, प्रोबेबिलिटी कम है। तो ये बेसिकली हमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है? पोस्टुलेट नंबर 3 और पोस्टुलेट नंबर 4 डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है? अब पोस्टुलेट नंबर 5, 6 और 7 बेसिकली उनको क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये एक ही हमारे पास हमने जो टेबल नंबर 2 बनाया है, ये पोस्टुलेट नंबर 5, 6 और 7 को डिस्क्राइब कर रहा है। पहली चीज क्या कि किसी भी फेस स्पेस में हमारे पास फेस स्पेस क्या होती है? जैसे हमने वॉल्यूम कंसीडर किया ना, उसमें तरह तरह की हमारे पास वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये कोई फेस स्पेस है बेसिकली, जिसमें हमारे पास क्या है कि कोई जगह है, फॉर एग्जांपल 6 डायमेंशनल स्पेस है, उसमें क्या होंगे? सेल्स बनाए हैं हमने, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाए हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस भी कह सकते हैं, छोटे छोटे हिस्से बनाए हैं उसके। वो तमाम जो सेल्स होंगे फेस स्पेस के, वो तमाम क्या होंगे? बराबर साइज के। ये सारे सेल्स जो मैंने बनाए हैं,
किसी ये पूरी एक फेस स्पेस है, ठीक है? इसमें जो तमाम ये डब्बे या बॉक्सेस बनाए हैं, इनके तमाम का साइज़ क्या है? सेम है। पहला पोस्टुलेट 5वां इसका, ठीक है? दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सिस्टम में कांस्टेंट रहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कंजर्वेशन ऑफ मैटर को। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि हम अगर हमारे पास जो अगर पूरे फेस स्पेस में हमारे पास अगर ये हमारे पास सेल नंबर 1 है, इसमें N1 हमारे पास पार्टिकल्स हैं। ये सेल नंबर 2 है, इसमें N2 पार्टिकल्स हैं, ये सेल 3 है, इसमें N3 पार्टिकल है, सेल 4 में N4 पार्टिकल्स हैं। सेल कैपिटल N में बेसिकली हमारे पास N पार्टिकल्स हैं। N कैपिटल N पार्टिकल्स हैं। स्मॉल एन और कैपिटल एन को डिफरेंस इसलिए किया गया है क्योंकि वैल्यू डिफरेंट हो सकती है कैपिटल एन की और स्मॉल एन की, ठीक है? एन से मुराद है नंबर ऑफ पार्टिकल, जबकि ये एन मुराद है नंबर ऑफ सेल। कैपिटल एन जो है मुराद है नंबर ऑफ सेल बेसिकली, ठीक है? तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमारे तमाम में मौजूद होंगे किसी भी फेस स्पेस में, वो क्या रहेंगे? हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। इसे कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी कहते हैं। फेस स्पेस कोई बंद क्लोज स्पेस है, आइसोलेटेड स्पेस है। पार्टिकल यहाँ से एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर बेशक होते रहे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे, मटेरियल्स होंगे, वो हमेशा क्या रहेंगे? कंजर्व। इसका मतलब है अगर हमारे पास ये N1 N2 N3 N4 Nn क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं डिफरेंट सेल में, तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि हमारे पास n इज इक्वल टू किसके होगा? कांस्टेंट होगा, और वो इक्वल किसके होगा? सिग्मा एन आई के इक्वल होगा। आई की वैल्यू 1 से लेकर कैपिटल एन तक है, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जमा कर दिया जाए तो वो हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे किसी भी फेस स्पेस के अंदर, ठीक है? ये आ गई हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैटर के लिहाज से। अब अगला जो लास्ट है वो हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। उसमें क्या है कि अगर हमारे पास सेल 1 में जो पार्टिकल्स थे उनकी एनर्जी थी U1, सेल 2 में जो पार्टिकल्स थे उनकी एनर्जी थी U2, सेल 3 में जो पार्टिकल्स थे उनकी एनर्जी थी U3। यानी ये 1 जॉल हो सकती है, 2 जॉल, 3 जॉल, 1 जॉल, फॉर एग्जांपल सो ऑन। इसी तरह n वाले पार्टिकल सेल n में जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी है UN, ठीक है? तो हम कहते हैं टोटल एनर्जी भी सिस्टम की किसी फेस स्पेस में हमेशा क्या रहती है? कंजर्व रहती है। अगर U1 एनर्जी है N1 पार्टिकल्स की फर्स्ट सेल में, U2 एनर्जी है N2 पार्टिकल्स की सेकंड सेल में, सो ऑन। जो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम होगी वो हमेशा क्या रहेगी? कैपिटल U इज इक्वल टू N1 U1 प्लस N2 U2, सो ऑन N हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है? तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? U इज इक्वल टू इस वाली वैल्यू की जगह क्या 1 2 3 वगैरह बार बार लिखने की बजाय हमने क्या लगा लिया? सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to N Ni UI, ये हमेशा क्या रहेगी? टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी हमारे सिस्टम की, ठीक है? ये हमारे पास क्या हो गए? दो टॉपिक्स हो गए हमारे फेस स्पेस के और बेसिक पोस्टुलेट्स के। तो आपने नोट्स के फॉर्म में या आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो इसको इस तरह से आप लोगों ने ना पेपर अटेम्प्ट करना है। ये लेक्चर बनाने का और ये नोट्स बनाने का बेसिक पर्पस यही है कि आपको क्या मिल जाए? एक वे मिल जाए कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना है और कैसे लिखना है। इस जो टेबल है इसको जरा आप थोड़ा सा बड़ा करके बीच में बना लीजिएगा, ठीक है? और जरा थोड़ा सा डीपली इसको डिस्क्राइब कर लीजिएगा। इसमें जो बात समझ नहीं आपकी आए आपको आई, वो बेटा आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है। ये लेक्चर इतना ही पढ़ना था हमने। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।